इसलिए एक बात मुख्यमंत्री जी ने कही, बड़ी महत्व की बात है, विकास ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे समाज में दो वर्ग तैयार हो, सुखी लोगों का और दुखी लोगों का, हैव्स और हैव नॉट। ये गलत विकास है। विकास ऐसा होना चाहिए, मनुष्य की क्षमताओं में फर्क रहता है, इसलिए अपने पराक्रम से कौन कितना पाता है इसमें अंतर रहेगा, लेकिन ये अंतर कम से कम रहे। वो अंतर मनुष्य को जो अवसर मिलता है उसमें अंतर है, इसलिए नहीं होना चाहिए। मनुष्य को जो साधन उपलब्ध है उसमें कम ज्यादा है, इसलिए नहीं होना चाहिए। मनुष्य को उसकी क्षमता के अनुसार कम ज्यादा हुआ तो मनुष्य को भी दुख नहीं होता, लेकिन समान क्षमता वाले एक को उपलब्ध है, दूसरे को नहीं है, इससे दुख उत्पन्न होता है, वैर उत्पन्न होता है, और फिर बैरी एक दूसरे को सुख से जीने नहीं देते। और इसलिए विकास की भारतीय अवधारणा वो कहती है दोनों जानो। अब विचार जो किया वो अगर अधूरे दृष्टि पर किया तो अहंकार भी आ जाता है, क्योंकि मेरा ही अस्तित्व है और तो कोई है नहीं, मुझे ही जीना है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो स्ट्रगल तो है, हमारा सबसे झगड़ा है, क्योंकि स्पर्धा है, और इसलिए सबसे बलवान बन के मुझे आगे जाना पड़ेगा। मेरे उपयोगी होंगे उनको मैं रख लूंगा, मेरे लिए अनुपयोगी है उनको छोड़ दूंगा, उनका विचार नहीं करूंगा, और विरोधी है उनको समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे सुखी होना है। और सुख के बारे में ये शाश्वत है, मैं अकेला सुखी हो नहीं सकता, मुझे सुखी होना है तो सबको सुखी होना पड़ेगा। वो इस अधूरी दृष्टि में आता नहीं। उसकी सबसे लंबी छलांग क्या है? मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल। लेकिन ऐसा विचार करके ये विकास नहीं हो सकेगा, के साथ विनाश आएगा। दृष्टि चाहिए सर्वे पे सुखिनः सन्तु। और इसलिए विज्ञान का विचार ये केवल अर्थ काम का विचार नहीं हो सकता। जो अर्थशास्त्र की विदेशी व्याख्या है वो बताती है कि मीन्स आर लिमिटेड, एंड्स आर एंडलेस। तो इनको बैलेंस कैसे करना, इसका शास्त्र अर्थशास्त्र है। कम साधनों में मैं अधिक से अधिक कैसे पाऊं। विकास की भारतीय अवधारणा क्या है? अर्थशास्त्र की व्याख्या चाणक्य ने की है कि प्रजा का योगक्षेम जिससे चलता है वो शास्त्र अर्थशास्त्र है। प्रजा यानी जिसने जन्म लिया, जो हुआ। प्रजा हम है, सब मनुष्य है, जीव जंतु भी प्रजा है, पेड़ पौधे भी प्रजा है, सब कुछ हुआ है। पानी भी प्रजा है, मिट्टी भी प्रजा है। केवल चैतन्यधारी जीव नहीं, तो जितना जड़ वो भी बना है, और ये बना है तो उसका प्रयोजन है। ये ठीक चलेगा तो हम ठीक चलेंगे। तो ये सब एक साथ ठीक चले, ये कैसा हो? इसलिए विकास में भौतिक विकास का ज्ञान तो चाहिए, लेकिन इस ज्ञान के आधार पर जो विकास मैं करूंगा वो केवल मेरा ना हो, सबका हो मेरे साथ साथ। मेरा भी हो, मेरा विकास नहीं हुआ तो चलेगा ऐसा नहीं, लेकिन मेरे साथ सबका विकास हो। इसलिए मैं अपने विकास में कुछ मर्यादा रखता हूं, अपने विकास में कुछ संतुलन भी रखता हूं। उसको कहते धर्म। हमारी विकास की दृष्टि धर्म दृष्टि है। धर्म यानी पूजा खान पान नहीं, वो छोटी बातें हैं। धर्म यानी जिससे धारणा होती है
इहलोक में भी परलोक में भी सुख मिलता है। सबके स्वभाव को जानकर उनका कर्तव्य निर्धारित करते हुए सब सुखी हो, ऐसी जो व्यवस्था है उसका अनुशासन, उसका संतुलन, उसके लिए कर्तव्य का निर्धारण ही धर्म है। हमारी विकास की दृष्टि धर्म दृष्टि है। अब ये बात जब मैं कहता हूं तो बहुत लोग मानते हैं कि ये तो विरोधी बात हो गई ना, विज्ञान और धर्म का क्या संबंध है। पहला कारण इसका यह है कि वो धर्म को रिलीजन समझते। धर्म इज रिलीजन नहीं है। धर्म है सृष्टि चलने का शास्त्र है, सृष्टि चलने का नियम है। वो आप मानो न मानो वो है, वो कोई भी उससे अलग हो नहीं सकता, उसी के आधार पर चलता है। उसमें गड़बड़ होती है तब विनाश होता है। उसको पहचान के चलना। परंतु विज्ञान में धर्म का स्थान नहीं, क्योंकि यह माना गया है कि धर्म में विज्ञान का स्थान नहीं। अब ये जो फंडामेंटल है यही गलत है। विज्ञान और धर्म या अध्यात्म, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। रास्ते अलग अलग है लेकिन गंतव्य तो एक ही है, जानना। सत्य को जानने वाली बात है। भौतिकता की मर्यादा में विज्ञान को हमने जकड़ दिया, वरना विज्ञान भी वहीं जाता। आप देखिए अभी जो प्रगत विज्ञान है वो कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है कि नहीं? और वो कहता है, नोएटिक साइंस नाम का नया नाम आजकल हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे थे साइंस कॉलेज में तब हमने नहीं सुना था। वो कॉन्शियसनेस स्टडी है। वो स्टडी कहता है कि कॉन्शियसनेस इज नॉट लोकल, इट इज यूनिवर्सल। दुनिया भर में जो कॉन्शियसनेस है वो एक ही है। अब सर्वम खल्विदम ब्रह्मम, और इसमें क्या फर्क है? ब्रह्म भी बोध ही है, प्रज्ञानम ब्रह्मम। अगर प्रज्ञानम ब्रह्मम है तो कॉन्शियसनेस और प्रज्ञान समानार्थी शब्द है। विज्ञान भी उधर आ रहा है, तो फर्क कहां है? फर्क केवल मेथोडोलॉजी में है। विज्ञान की पद्धति है, बाहर देखो, प्रयोग करो, प्रतीति लो और अनुभव के आधार पर तथ्य पक्का करो। आपको एक अनुभव आया उससे नहीं होगा, सबको वो अनुभव आना चाहिए और कभी भी वही अनुभव आना चाहिए। जो आप कर रहे हो, अनुभव आ गया उसके कारण, वो करके दूसरों को भी वो अनुभव आना चाहिए, रेप्लिकेबल होना चाहिए, तभी उसको सत्य मानो। अध्यात्म क्या कहता है? यही कहता है, बिना प्रतीति के बात मत करो, केवल हाँ में हाँ मत मिलाओ, अनुभव करो। और जो अनुभव तुमको आता है वो सबको आ सकना चाहिए। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास गए और उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप बातें कर रहे हो भगवान की, भगवान आपने देखा है क्या? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, देखा है, देख रहा हूं, तुमसे ज्यादा स्पष्ट दिखता है, मैं बात भी करता हूं उससे, और तुम अगर चाहते हो तो मैंने बताए हुए रास्ते पर चलो, तुमको भी दिखेगा और तुम भी बात कर सकोगे। तब उनको माना। ये अध्यात्म की रीति है। विज्ञान की भी वही रीति है। विज्ञान बाहर देखता है, जड़ में संशोधन करता है, अध्यात्म सूक्ष्म में संशोधन करता है, उसमें देखता है। अध्यात्म कहता है वहां भी प्रयोग करो, प्रतीति लो। इसलिए विज्ञान के साधन भौतिक है, हम तैयार कर सकते हैं, उनकी शक्ति बढ़ा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रुक भी जाते हैं, क्योंकि कितनी बढ़ाएंगे। 1971 में मैंने रीडर्स डाइजेस्ट का कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम पढ़ा। उसमें एक आर्टिकल था, द स्टारी यूनिवर्स। अब किसने लिखा मैं भूल गया, वो एक जाने माने शास्त्रज्ञ ही थे, मेडिसिन के क्षेत्र में थे।
उन्होंने वो लेख, नहीं फिजिक्स में क्षेत्र में थे, उन्होंने वो कहा है लेख में कि हमारे साधन अब अधूरे हो गए, क्योंकि हमारी दूरबीन से हम बड़े से आकाश गंगाओं का पता लगा लिया, लेकिन वो हमको बताता है कि अभी जो हम देख रहे हैं आकाश गंगा को, वो मान लीजिए 200 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो इतनी पुरानी जानकारी है। अभी वहाँ क्या है हमको नहीं, वो 200 लाख वर्षों के बाद आपको पता चलेगा। तो ज्ञान वहाँ नहीं पहुँच सकता, अप टू डेट नॉलेज नहीं मिलता, उसके आधार पर तय नहीं कर सकते कोई, क्योंकि अभी दिख रहा है वो पुराना है, अभी क्या होगा पता नहीं। और छोटी सी छोटी बात कणों में चले गए, कणों को भी विभाजित कर दिया। अब ये हो गया कि कण है कि ऊर्जा है, ये भी मुश्किल है, और देखने जाते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो माइक्रोस्कोप भी हमारा फेल हो गया। अब अगर हमको देखना है, जानना है, तो प्रकाश से ज्यादा गति वाला साधन चाहिए, जो भौतिक दुनिया में हमारे लिए असंभव है, क्योंकि हमारी भौतिक दुनिया में इतना ज़्यादा स्पीड हो गया तो साधन है वो टूट जाएगा, हम बिखर जाएंगे पार्टिकल्स में। इसलिए उसने कहा कि अब हमको एक साधन का उपयोग करना चाहिए, वो साधन है मनुष्य का मन। उसका वेग प्रकाश की गति से ज़्यादा है, और इसका अध्ययन पूर्व में ज़्यादा हुआ है, विशेषकर भारत में जाकर हम लोगों को नाम उसने लिए है, अमेरिकन लेखक ने। पातंजल योग सूत्र और योग वासिष्ठ जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, और आज हो भी रहा है। तो इसलिए अध्यात्म और विज्ञान ये दोनों विज्ञान ही है, यानी आज का साइंस जिसको कहते वही है। हमारे यहाँ अंदर के ज्ञान को ज्ञान कहा है, बाहर के ज्ञान को विज्ञान कहा है। इसकी विद्या है, उसकी अविद्या है, और दोनों चाहिए। एक के पीछे लगे तो अंधकार में खप जाओगे, विज्ञान के केवल अविद्या के पीछे लगे तो अंधकार में फंसोगे, केवल विद्या के पीछे लगे तो उससे भी ज्यादा गहन अंधकार में फंसोगे। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतम अश्नुते, ये उपनिषदों का आदेश है कि भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करके मृत्यु भय को दूर करो, और आध्यात्मिक जगत में गोता लगा के अमरत्व की प्राप्ति करो। ये जीवन जीने का तरीका विज्ञानाधिष्ठित हमारे यहां माना गया। जब मैं विज्ञानाधिष्ठित कहता हूं तो साइंटिफिक, ऐसा मेरा कहना है, क्योंकि दोनों साइंस है। और इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा का उल्लेख हुआ। 2000 साल पहले हमने क्या क्या किया था, लेकिन उसको कपोल कल्पित कथा मानने वाले लोग हैं, हो ही नहीं सकता। हमारे पहले कोई नहीं जानता था, ये थियरी है, अहंकार है ना साथ में, और नितांत अनसाइंटिफिक एटीट्यूड है। क्योंकि साइंस के सामने कोई क्लेम आएगा तो क्लेम सुन लिया जाएगा, क्लेम को परखा जाएगा, ठीक है तो स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट किया जाएगा। तुम क्लेम कर रहे हो वही गलत है, ये बिना प्रयोग के कहना ये साइंटिफिक नहीं है। संतः परीक्षान्यतरत भजन्ते, परीक्षा करने के बाद अच्छे लोग स्वीकार करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। बिना परीक्षा किए चला। हमारे देश में जो राज्य करने वाले बाहर के लोग थे, उनको लगा कि इस देश के गौरव को अगर इनके पास आने दिया तो लोग फिर से हमको निकाल देंगे, तो इनको सदा आत्महीन बना के रखना चाहिए ताकि इनका कोई गौरव स्वाभिमान न हो। और इसलिए हमको उन्होंने यही बताया कि तुम्हारे पूर्वज नितांत अनपढ़ लोग थे, कुछ नहीं जानते थे। तुम्हारे वेद उपनिषद जो सारा प्राचीन तुम्हारा ज्ञान भांडार है, चतुर्वेदा पुराणानि सर्वोपनिषद तथा रामायणम भारतम च गीता सद्दर्शनानि च जैनागमा त्रिपिटका गुरु ग्रंथ सतांगिरा, ये जो ज्ञान निधि है वो तुम्हारा ज्ञान निधि नहीं है, वो भांग की नशे में तुम्हारे लोग बड़बड़ाए उसको ही लिख के रखा है।
तुम्हारे सारे ग्रंथों में को एक तरफ रखा और हमारी लाइब्रेरी का एक पुस्तक सामने लाया तो वो बहुत कम है, हल्का है। इस अहंकार के साथ हमको ये पढ़ाया गया कि है नहीं कुछ। लेकिन अब सोच रहे हैं बहुत कुछ है, मिलता है, तो कैसे खो जाओगा? तो एक मेथड है, पाया है और वो सत्य। आज के विज्ञान के निकषों पर भी वो सत्य है, अनुभव पर तो परंपरा से सत्य ही चल रहा है। तो मेथड से दो, लेकिन ये हमको पता नहीं था। ये विज्ञान आज का होता है, किनके पास होता है? ज्ञानी लोगों के पास होता है ना। कोई गोली आप खा रहे हैं, वो क्या है, कैसी है, उसके परिणाम क्या है, कैसी बनती है वगैरह, ये ज्ञान आपके पास नहीं है। और वो ज्ञान बदलते रहता है। घी खाओ तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, घी बंद कर रहे थे। अब आ गया कि गाय का घी खाने से ठीक होता है और देशी गाय का खाने से ठीक होता है। कहीं आ गया, यूट्यूब पर आ गया, हमने पढ़ लिया, तुरंत हमने घी शुरू कर दिया। कितने ही बातों में ऐसा ही चल रहा है। तो ऐसे आंख मूंद के हम विज्ञान दृष्टि से परीक्षण करके नहीं, अंधश्रद्धा पर चल रहे हैं। जैसे पुराने परंपरा में अंधश्रद्धा रूढ़ियां है, उन पर चलते, वैसे ही इधर भी चल रहे हैं। क्योंकि ये विज्ञान पहुंचा नहीं। अपने देश में उसका एक कारण भाषा भी है। पराई भाषा में विज्ञान है, सब तक पहुंचना मुश्किल है। और पहुंचा ही नहीं। अब हमारा जो ज्ञान है हमारी परंपरा का, उसके ये डिटेल्स नहीं, लेकिन व्यावहारिक उपयोग करना नहीं करना, कैसे करना, इसका निर्णय प्रत्येक व्यक्ति कर सके, इतना ध्यान झोपड़ी तक भी पहुंचा है। इसीलिए दादी या नानी पोते को कहती है, भैया सूर्यास्त हो गया, पेड़ को हाथ मत लगा, पेड़ सोते हैं। अब वो अगर आज की पीढ़ी का होगा और दादी को पूछेगा कि सबूत दो, तो दादी कुछ नहीं बता सकेगी। लेकिन उनको पता है कि ये ज्ञान है, ये विज्ञान है, पेड़ भी सोते हैं। ये कोई जगदीश चंद्र बसु जी ने पहली बार बताया ऐसा नहीं है। हमारी परंपरा में ऐसी कितनी ही बातें हैं। और इसलिए आज आवश्यकता है कि आधुनिक विज्ञान में जो कुछ लेने लायक है, और बहुत कुछ है, क्योंकि 3 फैक्टर्स हमारे पास भी थे, उनके पास भी थे। एक फैक्टर केवल हमारे पास है, उनके पास नहीं है। तो बाकी 3 फैक्टर्स के आधार पर जो जानना है वो तो उन्होंने जाना ही है। और हम बीच में रुक गए। आक्रमण जब शुरू हो गए तब हमारा अनुसंधान रुक गया, रिसर्च रुक गया। विज्ञान को ध्यान देने की हमको फुर्सत ही नहीं मिली, जान को बचाने में हम लग गए। तो दुनिया उस अवधि में बहुत आगे चली गई। तो वहां से हमको सीखना ही पड़ेगा। परंतु सीखते समय ये विवेक भी करना पड़ेगा कि ज्ञान उनके पास है, लेकिन ज्ञान का उपयोग कैसे करना, इसकी बुद्धि हमारे पास है, उनके पास नहीं है। और इसलिए ज्ञान सर्वसामान्यों को कौन सा देना, कैसे पहुंचाना, इसका भी विचार करना पड़ेगा उस आधार पर। और उनके ज्ञान में जो अधूरापन है उसको पूरक करने वाला अपना ज्ञान भी, क्योंकि विस्मृति का कालखंड बढ़ा है, अनुसंधान करके प्रमाणित करके जो प्रमाणित होता है वही वापस लाना पड़ेगा। विज्ञान भारती का यही काम है। एक तो ये जो अंधश्रद्धा हुई है कि भाई अमुक मेथोडोलॉजी से अमुक इसमें आता है वही ठीक है, दूसरी मेथोडोलॉजी नहीं हो सकती, इस अंधश्रद्धा को दूर करना।